हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी सेशंस में जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस में अभी तक हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तीन टाइप की मैंने बोला था कि पावर्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज लेजिस्लेटिव, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव को हम कवर कर चुके हैं कि लेजिस्लेटिव पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स अमंग सेंटर एंड स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं उसको सेंटर स्टेट में किस तरीके से बांटा जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ही क्या होता है, लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हो गई। तो जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी उसके तहत जो भी लॉ बने उनको इंप्लीमेंट करने की पावर्स को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन आज हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है, दो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के, दो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के और दो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएं। दो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के और कॉन्करेंट लिस्ट के जो हैं। क्लियर है, कर दिए कमेंट? तो चलिए क्लास चालू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बेसिकली जो लॉ हमारी स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में बने उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा। लॉ बनाने का काम तो हो गया हमारे तक, भैया कानून बन गया कि ये कानून इस तरीके से होगा। जीएसटी का हमने कानून बना दिया कि ये कानून है, इस तरीके से इसको हमारे को आगे ले जाना है, ये कानून है। लेकिन इसको लेके कौन जाएगा आगे, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे, इसको इंप्लीमेंट करेंगी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ सेंटर और एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ सेंटर क्या हो गया, बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ सेंटर हो गया हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और बाद में उनके नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे आ जाती है। सिमिलरली स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या हुई, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी नीचे की हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और उनके आगे नीचे की ब्यूरोक्रेसी, ये इनको इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो भी कानून बना, जो भी लेजिस्लेशन बना, जो भी लॉ बना, उसको इंप्लीमेंट ये लोग करेंगे। इसको पॉलिसी में ये लोग लाएंगे कि किस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना है, इसका इंपैक्ट क्या क्या रहेगा, इसका फंड मैनेजमेंट क्या होगा, इसका पूरी तरीके से सारा एलोकेशन कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सारी जिद्दोजहद कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल पे सेम टू सेम आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय योर चीफ मिनिस्टर। सो ये तो हो गया अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या था। और डिटेल में भी हम पढ़ चुके हैं इसको पहले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक्टिविटीज सारा हम पढ़ चुके हैं। पूरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लीज जाके पहले वो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि भैया इस पिक्चर में हीरो कौन है, हीरो के बारे में जानकारी आ जाएगी तो उसके साथ हम स्टोरी भी एसोसिएट कर पाएंगे। क्लियर? सो अब आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को बांटने की बात करते हैं कि भैया एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे बढ़ती हैं। सो इसके बारे में जो जिक्र दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दे रखा है आर्टिकल नंबर 256 से आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 256 टू 263 के बारे में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में हमारे को बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग स्टेट एंड दी सेंटर। तो हमारे स्टेट और सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ऑन दी सेम लाइंस होती हैं जिस पे हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो जिस लाइन पे हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है उसी लाइन पे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम एग्जीक्यूटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोटा मोटा। क्लियर है? सो अगर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है तो इस पे लॉ कौन बनाता है, सेंटर। तो इस पे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कौन सी होगी, सेंटर एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात? सिमिलरली स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, हमारी स्टेट। तो इस पे बॉडी कौन सी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेट बॉडी ही, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी ही इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो जिस हिसाब से हमने यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स को बांटा उसी हिसाब से हमारे को इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स को बांटना है मोटा मोटा। जो भी नुआंसेस हैं, जो भी डिफरेंसेस है वो भी आपको मैं बता देता हूं। क्लियर है? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स इज डिवाइडेड ऑन द सेम लाइंस एज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर के पास कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, किस किस चीज से संबंध से रिलेटेड है। सो सबसे पहले टू दी मैटर्स रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट, ये हमने पढ़ लिया कि यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है जिसपे लॉ सेंटर बनाती है तो इसको एग्जीक्यूट भी कौन करेगा भैया, इसको एग्जीक्यूट भी सेंटर ही करेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने लॉ बनाया तो मैं ही करूंगा ना, मेरे चाचा को तो बोलूंगा नहीं करो। क्लियर है? सिमिलरली एक और टॉपिक है जिसपे ये लॉ बनाती है, तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट कर रखा है, कोई भी ट्रीटी या अग्रीमेंट कर रखा है तो उसके लिए भी कानून कौन बनाता है, हमारी
लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। तो उसका इंप्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन का पावर किसके पास होगा? वो भी यूनियन के पास ही होगा या सेंटर के पास ही होगा। क्लियर है बात? सिमिलरली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे कानून कौन बनाता है? स्टेट बनाती है। तो उन पे एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी? स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ही होगी जो उस पर काम करेगी, जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से लेजिस्लेटिव बांटा उसी तरीके से अपने को एग्जीक्यूटिव को बांटना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक मैंने आपको बोला मोटा मोटा, तो ये है एक पतली सी चीज, कॉन्करेंट लिस्ट, जो बारीक सी चीज है जिसमें कहीं डिफरेंस है। सो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसा हमने लेजिस्लेटिव पावर्स में पढ़ा था, देखो लेजिस्लेटिव पावर्स का बार बार रेफरेंस दे रहा हूं मैं, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो पहले लेजिस्लेटिव वाला लेक्चर देख के आओ, तब आप उससे रिलेट कर पाओगे। सो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो सेंटर के पास भी रहती थी और स्टेट के पास रहती थी, ऐसी लिस्ट जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग कैपेसिटी किसकी थी? इसमें पावरफुल कौन था? इनमें पावरफुल हमेशा सेंटर ही रहता था, क्योंकि हमारी क्वासीलेटरल इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करते हैं, हम क्वासीलेटरल सिस्टम फॉलो करते हैं विच हैज अ यूनिटरी टिल्ट। यूनिटरी जो गवर्नमेंट हमारी वो स्ट्रांग रहती है, सेंटर हमारा यूनियन स्ट्रांग रहता है स्टेट से। तो हमेशा ओवरराइडिंग कैपेसिटी किसकी होती थी? सेंटर की होती थी। लेकिन यहां पे क्या होगा? कॉन्करेंट लिस्ट की जब बात होगी तो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स कहां लाया करेगी? स्टेट के पास लाया करेगी। कहां पे लाया करेगी? स्टेट के पास लाया करेगी। भले ही कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं और सेंटर का कानून को ज्यादा प्राथमिकता है, ऊपर है कानून, लेकिन फिर भी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास रहेंगी? स्टेट के पास रहेंगी। स्टेट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जब तक पार्लियामेंट में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोविजन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं होता, या पार्लियामेंट में कोई लॉ क्रिएट नहीं हो जाता कि भैया इसकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगी? सेंटर के पास रहेगी। कॉन्करेंट लिस्ट का कोई कानून है, उसकी पावर सेंटर के पास रहेगी। जब तक ऐसा कानून नहीं है तब तक उसको स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ही डील करेगी। पावर किसके पास रहेगी? स्टेट के पास ही रहेगी। और सुंदर शब्दों में अगर इसको हम प्रेजेंट करें तो कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून तो सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, लेकिन सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। सिंपल सी बात है, ओवरराइडिंग कैपेसिटी किसके पास है? सेंटर के पास है। लेकिन जब हम लेजिस्लेटिव पावर की एग्जीक्यूटिव पावर की इसकी बात करते हैं तो स्टेट इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होल्ड करती है। इस कॉन्करेंट लिस्ट के कानून को, सब्जेक्ट के कानून को कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा? हमारी स्टेट बॉडी करेगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी। और लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ निकाल दिया, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेचर निकाल दिया या कोई प्रोविजन निकाल दिया कि भैया इस कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंटर ही रहेगी, स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, तो फिर हम ट्रांसफर होंगे सेंटर पे। अदरवाइज हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगी? स्टेट के पास रहेगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? कॉन्करेंट लिस्ट की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास रहेगी जब तक हम कोई लेजिस्लेचर या कानून नहीं निकालते कि भैया इसकी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर के पास होनी चाहिए, जब तक वो स्टेट के पास ही रहेगी। क्लियर है? ये था हमारा सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कुछ बातें ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर, दोनों के कुछ ना कुछ दायित्व हैं, क्या हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सो दो रेस्ट्रिक्शन लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट पे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दी जो स्टेट है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर दो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ताकि सेंटर अपना काम अच्छे से कर पाए, यूनियन अपना काम अच्छे से कर पाए। क्यों कर पाए यूनियन अपना काम अच्छे से? क्योंकि हमारी यूनिटरी टिल्ट है, हम सेंटर हमारा मजबूत है, वी आर होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ सिस्टम, हम इकट्ठा हुए हैं, सबको बांध रहा है हमारा सेंटर हमारा बांध रहा है और छोटी छोटी स्टेट्स हमारे नीचे हैं। क्लियर है? डुअल पॉलिटी है, स्टेट पे पावर है, ऑटोनॉमी है, साथ ही साथ सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर है, सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर है। क्लियर है? यूनिटरी टिल्ट है। सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट पे दो रेस्ट्रिक्शन लगाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सेंटर अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको अनरेस्ट्रिक्टेड वे में कंटिन्यू कर सके, सेंटर को पावर मिल सके। क्लियर है बात? सेंटर ऊपर रह सके। सो क्या दो रिस्ट्रिक्शंस हैं? ensuring that the laws made by the parliament and laws which are applied in the state are complied। ये गारंटी हो, इस तरीके से हो कि भैया जो पार्लियामेंट के लॉ हैं मतलब हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी इस तरीके से काम करनी चाहिए
कि पार्लियामेंट्री लॉ या कोई भी लॉ जो स्टेट में एप्लीकेबल हो उसको कंप्लाई करे, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके जो नुएंसेस हैं, उसकी जो पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो किया जाए, उनको कंप्लाई किया जाए, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए या उनके विपरीत नहीं होनी चाहिए, उनको रिपील नहीं करनी चाहिए। ऐसी तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ स्टेट को काम करना पड़ता है। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ आवर स्टेट should ensure that laws made by parliament and laws which are applied in the state already are complied। ऐसे लॉज पूरी तरीके से कंप्लाई होने चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर यूज कर रहे हो। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो या आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन उसी दायरे में करोगे जहां पे आप पार्लियामेंट लॉ को नहीं तोड़ रहे हो या फिर स्टेट में जो लॉज तोड़ रहे हो उनको नहीं तोड़ रहे हो, उनको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो। अगर उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो अपना ब्रीच हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको ये इंश्योर करना है कि भैया आपको क्या होता है, इसका पनिशमेंट भी आगे बताऊंगा मैं। अभी क्या है, आपको क्या करना है, ये जो दायरा है पार्लियामेंट लॉ या स्टेट लॉ जो उस पर इतना चल रहा है, तो आप जितना भी एग्जीक्यूशन करोगे, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स की एक्सरसाइज करोगे, वो उस दायरे के अंदर अंदर रहनी चाहिए, उस दायरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहला ऑब्लिगेशन तो ये है। दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, impede or prejudice the exercise of executive power of the center in the state। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको जब सेंटर एक्सरसाइज कर रहा है किसी भी स्टेट में, तो स्टेट का दायित्व क्या है कि वो उसको ना तो रोके ना उसके प्रति बायस हो। क्लियर है? उसको ना इन्फ्लुएंस करे, ना उसको बायस हो, ना उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करे। जिस तरीके से सेंटर अपनी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है उसको करने दे। स्टेट का बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो बाधा बने, हैम्पर बने या उसमें किसी भी तरीका इन्फ्लुएंस या बायस करे। ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए। तो स्टेट की दो ड्यूटी है कि पार्लियामेंट लॉ या कोई भी स्टेट लॉ अगर चल रहा है तो उस लॉ के दायरे के अंदर अंदर आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करोगे। सेकंड, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसमें आप किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनोगे, किसी प्रकार का रोड़ा नहीं बनोगे, किसी भी प्रकार का आप उस पर इन्फ्लुएंस बायस भी नहीं दोगे, ना इंपीड करोगे ना प्रेजुडिस करोगे। क्लियर है बात? ओके। अगर अब ये दोनों, ये क्योंकि अब इतनी बड़ी बात हमने बोल तो दी, लेकिन इसका पीछे क्या नहीं कर रहा मैं, अभी स्टेट बोले नहीं कर रहा, मेरी इच्छा है तुम आओ करके दिखाओ मेरे को एग्जीक्यूटिव पावर्स या फिर सेंटर को बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट हमारे को पनिशमेंट भी दे रखा है। क्या दे रखा है? पनिशमेंट तो क्या बेसिकली कोर्सिव है, ये फोर्सफुल ऑब्लिगेशन है। कोर्सिव मतलब जबरदस्ती है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, आप इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते, स्टेट बॉडीज इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आर्टिकल नंबर 365 के तहत स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं कि स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बिहेव कर रही है, और इसके सोल्यूशन के लिए आर्टिकल नंबर 356 लगा के प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है उस स्टेट में। क्लियर है? तो ये इसका कोर्सिव, क्या डंडा क्या है? कोर्सिव का मतलब क्या है कि अगर आपने ये नहीं करा तो डंडा पड़ेगा या आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो क्या डंडा है इसका, क्या पनिशमेंट है इसका कि ऐसा हुआ तो नेचर ऑफ दिस डायरेक्शन इज कोर्सिव। अंडर आर्टिकल 365 इट वुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो 365 आर्टिकल का यूज करके ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में बिहेव कर रही है, तो इस पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए 356 के तहत। 356 के तहत 10 प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज, 356 कैन बी इम्पोज। क्लियर है बात? सो स्टेट को क्या करना है, दो ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट लॉ, स्टेट लॉ की जो हद है उनके अंदर ही अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करना है। सेकंड, सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनको कहीं पे भी इंपीड नहीं करना, नहीं उनको प्रेजुडिस करना है। आपको उनको जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आपको इंटरफेयर नहीं करना उसके बीच में। और अगर ये दोनों नहीं करती हैं, इन दोनों में उनको पाया गया कि यार ये कहीं ना कहीं इनकी गलती है, स्टेट अपनी औकात से बाहर काम कर रही है, तो वो कोर्सिव है, उसका पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है? बेसिकली उसका कि प्रेसिडेंट साहब ये बोल सकते हैं कि 365 का आर्टिकल का यूज करके कि ये स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रही है, जो दायरे हैं उनसे बाहर जा रही है, इसी चक्कर में मुझे मजबूरन आर्टिकल 356 का क्या करना पड़ रहा है, प्रयोग करना पड़ रहा है और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा इस स्टेट पे। तो ये इसका क्या है, कोर्सिव फोर्स है, ये इनका डंडा है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सेंटर्स डायरेक्शन टू दी स्टेट, इसके अलावा सेंटर कुछ डायरेक्शन देता है स्टेट को, मार्गदर्शन देता है कि भैया आपको ये चीज़ें ऐसे करनी है, गाइडेंस रहेगी, भैया ये डायरेक्शन है, आपको ये इस तरीके से फॉलो करना है। सो सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट विद रिगार्ड्स, क्या क्या डायरेक्शंस दे सकती है सेंटर, ये हमारे एन्यूमरेट करे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है। सो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस, तो जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं फॉर नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस, अब मिलिट्री के कम्युनिकेशन के लिए ऑल ओवर दी कंट्री हमारे को कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ेगा, मिलिट्री को कम्युनिकेट करना पड़ता है, हमारी फोर्सेस को कम्युनिकेट करना करता है, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहीं पे भी जहाँ पे भी हमारी यूज़ हो रही है, प्लस हमारे सेंटर से उनका कंट्रोल बना रहे। तो ये जो कम्युनिकेशन का सेटअप है ये कहाँ पे होगा, ये ऑब्वियसली बात है किसी न किसी स्टेट में या हर स्टेट में कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ सेटअप होगा। तो ये काम करेगा कौन, ये काम करेगी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इसके लिए इनको डायरेक्शन कौन दे रहा है, सेंटर। सेंटर बोल रहा है कि भैया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेटअप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ आपको देखना है, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री जो सेटअप है हमारा, जो डिफेंस सेटअप है, उसके जो कम्युनिकेशन की बात है, उसका सेटअप, मेंटेनेंस, कंट्रोल सब आपको देखना है और आपको वो ढंग से करना है। ये डायरेक्शन सेंटर देता है किसको, स्टेट को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो लगेगा, कम्युनिकेशन का जो सेटअप लगेगा वो कहीं ना कहीं तो लगेगा, किसी न किसी एरिया में तो लगेगा, वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी स्टेट के अंदर ही होगा। तो उस स्टेट को हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया उस स्टेट को, या ऑल ओवर द कंट्री हर स्टेट में कहीं ना कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज का कम्युनिकेशन होता ही है। तो उसको हमने स्टेट को क्या बोल रखा है कि भैया आपको इसको मेंटेन करना है, इसका कंस्ट्रक्शन करना है, सेटअप आपको लगाना है, इसका पूरा मेंटेनेंस का आपको ध्यान रखना है, किसका, कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस मैटर। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन का चैनल बनाना पड़ेगा स्टेट को, ये बोल रखा है हमारे सेंटर ने। सिमिलरली ये बोल रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन दी स्टेट। अब रेलवेज हमारी एक बहुत पावरफुल बॉडी है, तो रेलवेज और हर स्टेट के थ्रू गुजरती है, हर स्टेट में रेलवेज जाती है, हर सिटीज़ में जाती हैं। तो बेसिकली सेंटर ने बोल रखा है स्टेट को, या ये डायरेक्शन देती है स्टेट को कि भैया जो ये अब रेलवेज चल रही है ना आपके यहाँ पे, एक आदमी को दूसरी जगह ले जाने वाली, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपको मेंटेन करना है पूरी रेलवेज को अपनी स्टेट के अंदर। साथ ही साथ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू दी चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये और बोला गया कि आपकी स्टेट में जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, डायरेक्शन दिया गया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो भी हैं आपकी स्टेट पे, उनके बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तक मदर टंग में एजुकेशन मिले, ऐसे प्रावधान आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसी फैसिलिटीज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सेंटर ने डायरेक्शन दे रखा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट बॉडीज को। सो एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, जिस भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं उस उस लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। जो भी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भी भाषा कम माइनॉरिटी में है, उस भाषा में ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे अप टू प्राइमरी एजुकेशन। ऐसा एक फंडामेंटल राइट भी हमने पढ़ा था, क्लियर है। एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ड्रॉइंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन दी स्टेट। साथ ही साथ हमें क्या बोला गया, ड्रॉइंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के उद्धार के लिए आपको वेलफेयर स्कीम्स बनानी पड़ेगी और उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टेट को। ये इंस्ट्रक्शन किसने दिए हैं, ये चारों इंस्ट्रक्शन हमें किसने दिए हैं, हमारी सेंट्रल बॉडी ने दिए हैं स्टेट को। तो ये स्टेट को मानना पड़ेगा, और वापस अगर नहीं माना ये, तो ये भी कोर्ट से है, इसके पीछे भी डंडा है, ये नहीं करोगे तो भी पीछे बैत पड़ेगी एक। तो उसमें क्या होगा, आर्टिकल 365 लगेगा। आर्टिकल 365 मतलब स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रही है, और इस वजह से 365 से हम 356 पे आ जाते हैं। ये 5-6 को इधर उधर कर देते हैं, 356 आते ही हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। अब ये पावर है और इसका मिसयूज भी हमारी सरकार ने बहुत किया है। हमारे देश की जो सेंट्रल सरकार है इतने सालों में रही है, उन्होंने इस पावर का यूज भी बहुत गलत तरीके से किया है। जहां भी उनकी स्टेट से थोड़ी सी मतभेद रहते थे, प्रॉब्लम्स रहती थी, तो क्या होती है हमारी सेंटर उसको बोल देती कि भैया 365 के तहत भैया आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हो, आप अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहे हो, तो हम प्रेसिडेंट रूल ही लगा देते हैं 356। तो पावर को यूज करना भी आना चाहिए, नहीं तो पावर बहुत डेडली हो जाती है, और ये हमारे देश में बहुत बार देखा गया है। बढ़े आगे। सो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। अब क्या हुआ, अभी तक तो क्या सेंटर दादा थी, पापा बन रही थी। भाई सेंटर बेसिकली पापा है और ये स्टेट बेटा है। स्टेट बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे 100 कौरव थे वैसे 100 हमारी 28 स्टेट्स हैं, एक सेंटर है पापा है, और मेन क्या है 28 हमारी स्टेट्स हैं, बच्चे हैं उनके। तो पापा हमेशा पावरफुल रहते ही हैं, सीधी सी बात है, क्लियर बात है।
अब इसी तरीके से क्या है, कुछ म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस है, मतलब सेंटर और स्टेट आपस में भी कुछ म्यूचुअल डेलीगेशन कर सकते हैं। जनरली तो सेंटर स्टेट को दे रहा है कि बाप ही बच्चे को ऑर्डर देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे भी पापा से रिक्वेस्ट करते हैं, पापा ये थोड़े से काम आप कर लो, पापा ये काम आप कर लो, और बाकी बाप क्या करता है, बाकी बाप तो कर ही सकता है, ऑर्डर से भी कर सकता है पिताजी, और नहीं तो आपको म्यूचुअल डेलीगेशन भी हो सकता है। तो म्यूचुअल डेलीगेशन का मतलब क्या, दोनों साइड से कुछ ना कुछ डेलीगेशन हो रहा है, कुछ ड्यूटीज या कुछ पावर्स हम ट्रांसफर कर देते हैं पिताजी को, और पिताजी कर देता है हमारे बच्चे को, मतलब सेंटर कर देता है स्टेट को, स्टेट कर देता है सेंटर को। क्या है देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लाइक लेजिस्लेटिव पावर इज अवॉइडेड व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जीक्यूटिव पावर। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट डेलीगेट नहीं करते, म्यूचुअल डेलीगेशन नहीं करते। वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि जो यूनियन के सब्जेक्ट है उस पर यूनियन ही लॉ बनाएगी, स्टेट के सब्जेक्ट है उस पर स्टेट ही लॉ बनाएगी। कुछ एक्सेप्शन हमने उनमें भी पढ़े थे, बट जनरली इट वॉज अ क्लियर डिस्टिंक्शन, यूनियन के काम अलग है, स्टेट के काम अलग है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत डेलीगेशन कर लेते हैं कि एक दूसरे के काम ट्रांसफर कर लेते हैं कि आप मेरा कर लो, मैं आपका कर लेता हूँ। कौन कौन से केसेस होते हैं वो। सो सबसे पहला, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट इन द लिस्ट। ये पढ़ ही चुके हैं हम कि लिस्ट के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑन द सेम ग्राउंड जिस पे लेजिस्लेटिव हुआ उसी ग्राउंड पे हमने एग्जीक्यूटिव का भी करा, यूनियन लिस्ट सेंटर, स्टेट लिस्ट स्टेट। बट अंडर आर्टिकल 258(1) प्रेसिडेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंट्रस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एनी ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्या हो सकता है, अंडर आर्टिकल 258(1) क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट से कंसेंट लेके, स्टेट की बॉडी से कंसेंट लेके, रजामंदी लेके कुछ पावर्स अपनी सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर्स को किसको डेलीगेट कर सकते हैं, स्टेट को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये आपसी सहमति से होगा, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, ये आपसी सहमति से हो रहा है। क्लियर है, कंडीशनली और अनकंडीशनल। अब इसके अगेंस्ट में कुछ उनको हो सकता है, कुछ चीज मिल जाए या कुछ चीज नहीं मिले, मतलब कंडीशन भी हो सकती है साथ ही साथ कि ये होगा तो हम आपको ये देंगे, और ऐसा भी हो सकता है अनकंडीशनल कि आपको ये करना है, ये कर लो, ये ऐसी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसके साथ कुछ एसोसिएटेड हो ही हो। ये तो पहला था जब आपसी सहमति की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे में सहमति की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू यूज स्टेट मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ यूनियन लॉज। पार्लियामेंट एक लॉ बना सकती है कि भैया इस लॉ को, या एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि इस लॉ को इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी किसके पास है, हमारी स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगी। इस एग्जीक्यूटिव पावर किसको ट्रांसफर करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं किसको, स्टेट को। तो सेंटर कैन ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन सर्टेन मैटर्स या सर्टेन यूनियन लॉज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूवल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट उसकी मशीनरी यूज करी जाती है फॉर एग्जीक्यूटिव एनफोर्समेंट ऑफ यूनियन लॉज। तो दो तरीके से हमारी सेंटर स्टेट को ट्रांसफर कर सकती है, एक तो अग्रीमेंट बोल दें हम इसको, और दूसरा लेजिस्लेशन बोल दें हम इसको। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक तो अग्रीमेंट, आपसी सहमति हो गई कि भैया यार आप हमारा काम कर लो यार, पापा ने बोला बच्चे को बेटा यार ये काम कर लियो, बच्चे ने बोला ठीक है कर लूंगा मैं, आपने बोल दिया कर लेंगे, बात खत्म। दूसरा, पापा ने बोल दिया ओए काम तेरे को करना है भाई साहब, ध्यान रखिए काम तेरे को ही करना है, ये कानून लिख के दे रहा हूँ, ये बात हो गई। तो इधर लेजिस्लेशन हो गया कि भैया आज से सब्जियां तू लेके आएगा, ये कानून लिख दिया घर में, तो ये लेजिस्लेशन हो गया, ये ड्यूटी अलॉट हो गई। क्लियर है बात? तो सेंटर दो तरीके से स्टेट को डेलीगेट कर सकता है वर्क। कैसे? सबसे पहले तो आपसी सहमति से पूछ सकता है कि यार बेटा आप ये काम कर लोगे, स्टेट सर आप ये काम कर लोगे, वो बोलते हैं हाँ कर लेंगे सर, तो ये काम हो गया। दूसरा, लेजिस्लेशन निकाल दिया पार्लियामेंट में कि इस लॉ को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये ड्यूटी किसकी है, स्टेट की है। तो बहुत सिंपल हो गया, दो तरीके से हो सकता है। लेकिन अंडर आर्टिकल 258 है, ये 258(1) और 258(2) दोनों पावर्स किसमें, ये 258(1) और ये 258(2) की बात हो रही है। लेकिन 258(a) एक और है जिसमें स्टेट को भी थोड़ी पावर दे दी, बच्चे को भी थोड़ी पावर दे दी, बेटे को कि यार पापा को भी बोल दे यार पापा थोड़ा सा काम आप भी कर लो। सो स्टेट कैन ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कंफर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टू द यूनियन। तो वापस स्टेट क्या कर सकती है, आपसी सहमति से या परमिशन लेके, परमिशन ज़्यादा बेटर है कि परमिशन लेके हमारे सेंटर से कि सर ये काम आप कर लो, ये टॉपिक आपका है आप देख लो, या टॉपिक हमारा है पर इस पर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी आप बन जाओ, आप इसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि आप बेहतर से इसको इंप्लीमेंट करोगे, आपके पास ज़्यादा पावर्स है तो आप इसका बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो स्टेट भी क्या कर सकती है, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट कर सकती है टू सेंटर, लेकिन ओनली ऑन अग्रीमेंट। इसमें एक ही बात है कि सेंटर स्टेट को किस तरीके से दे सकती है,
सिर्फ अग्रीमेंट दे सकती है। क्या दे सकती है? अग्रीमेंट कर सकती है कि आपसी सहमति से बात हो सकती है, कानून नहीं निकाल सकती कि भैया इस पे सेंटर रूल करेगी, इस एग्जीक्यूटिव पावर को कौन होल्ड करेगा? सेंटर करेगी। क्योंकि आज मैं पिताजी को थोड़ी ऑर्डर दे सकता हूँ कि आपको सब्जी लेके आनी है, मतलब आनी है, नहीं कर सकते ना, अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पापा आप जा रहे हो तो सब्जी लेके आ जाओ। क्लियर है? सो स्टेट कैन डेलीगेट एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द सेंटर बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अग्रीमेंट ओनली। अग्रीमेंट करके ही, आपसी सहमति करके ही, कंसेंट के साथ ही आप ये काम कर सकते हो। दादागिरी में नहीं कर सकते, लॉ नहीं बना सकते। यहां पे आप अग्रीमेंट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, कंसेंट भी ले सकते हो और पार्लियामेंट के अंदर उसका लॉ भी निकाल सकते हो, लेजिस्लेशन भी निकाल सकते हो कि सेंटर की जो लॉ है उसको एग्जीक्यूट किसको करना है? स्टेट को एग्जीक्यूटिव करना है। ऐसा इसमें कर सकते हैं। सो सेंटर कैन ट्रांसफर पावर बोथ बाय लेजिस्लेशन एंड अग्रीमेंट, और स्टेट क्या करती है? सिर्फ अग्रीमेंट से ही कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब दोनों में साथ चलना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कैसे है, कैसे होता है स्टेट और सेंटर के बीच में? सो फॉलोइंग प्रोविजन सिक्योर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट। Parliament can provide for adjudication of any dispute complaint with respect to use, distribution, control of waters and interstate river and river valleys. So basically क्या है, 4 मैटर पे क्या करती है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। 4 मैटर आज इसमें अभी हम पढ़ेंगे, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग्स सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? पार्लियामेंट बोलती है कि भैया पार्लियामेंट के पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट किसी भी मैटर ऑफ रिवर एंड रिवर वैली, मतलब एक नदी है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही है, दूसरी से तीसरी जा रही है, तो उसमें बहुत ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्यूट के चांसेस है कि ये नदी यहाँ से ओरिजिनेट हुई, इतना % हिस्सा हमारे में है, इतना %, और बहुत सारा होता भी है, डिस्प्यूट चलता भी आता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो रहता ही रहता है हमेशा कि इस कंट्री से दूसरी कंट्री जब रिवर जाती है तो ये तो डिस्प्यूट रहता ही रहता है। लेकिन अमंग स्टेट्स भी, अमंग वन कंट्री भी ये डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि पानी सबको चाहिए, पानी सबको प्यारा है, तो पानी सबको चाहिए, तो उसके लिए लड़ाइयाँ होना भी बहुत बहुत मुनासिब है, लड़ाई होती ही होती है। तो उस केस में क्या होगा, जब भी रिवर डिस्प्यूट या रिवर वैली डिस्प्यूट, पानी के ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो उस पर क्या होती है, पार्लियामेंट एडजुडिकेशन प्रोवाइड कर सकती है। पार्लियामेंट बीच में इंटरफेयर करके उसका रिजल्ट निकालती है। ये पावर दे रखी है हमारी पार्लियामेंट को, सेंटर को। सो द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। ठीक है ना? तो अगर कोई भी लड़ाई हो रही है पानी को लेकर, रिवर और रिवर वैली को लेकर, तो उसमें कौन एडजुडिकेशन करेगा? उसमें करेगा हमारी पार्लियामेंट। क्लियर है बात? मूविंग हेड। प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल टू इन्वेस्ट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जो हैं इंटर स्टेट, तो उसके लिए क्या हो सकती है, हमारी पार्लियामेंट स्टेट काउंसिल बना सकती है। और ऐसी स्टेट काउंसिल हमने बनाई है कब? इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अगला चैप्टर हमारा इंटर स्टेट रिलेशन ही है, तो इसको और डिटेल में हम तब देख लेंगे। अभी के लिए पार्लियामेंट ऐसी इंटरस्टेट काउंसिल्स बनाती है ताकि जो भी आपस में डिस्प्यूट है स्टेट के, उनको रिजॉल्व किया जा सके। और ऐसी एक काउंसिल हमने कब बनाई है? 1990 में। तीसरा पॉइंट और एक चौथा पॉइंट, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू बी गिवन टू द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक टैक्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ एवरी स्टेट एंड सेंटर। ये बोला गया कि पब्लिक एक्ट्स, जो भी जुरिस्डिक्शन है, रिपोर्ट्स हैं या कानून बने हैं, चाहे वो सेंटर के हों या उस स्टेट में स्टेट के दूसरे कानून हो, उनको पूरी आपको रिस्पेक्ट देनी है, फेथ देनी है, उस पर बिलीफ रखना है कि ये जो भी कानून बना है इट इज़ इन दी बेटर इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ फॉर द गुड ऑफ आवर कंट्री या गुड ऑफ आवर नेशन। आप इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। आपको अगर कोई भी कानून बना है, कोई भी लॉ चल रहा है, कोई भी ऑर्डर चल रहा है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसमें पूरी निष्ठा के साथ उस पर बिलीव करना पड़ेगा। आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको अगेंस्ट उसके नहीं जा सकते। ये बोलता है ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैन बी अपॉइंटेड टू कैरी आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरस्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे देश में ये तो अलाउड है ना कि राजस्थान का माल मध्य प्रदेश में भी जा सकता है, हमारे तमिलनाडु में भी जा सकता है, तमिलनाडु का गुजरात भी आ सकता है और उत्तर प्रदेश भी जा सकता है। फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे देश में चलता है, चलना भी चाहिए, तभी सब प्रॉस्पर करेंगे। तो इस फ्री ट्रेड और कॉमर्स में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है या कोई स्टेट कल को बोल देती है कि यार हम गुजरात का माल नहीं लेंगे या हम मध्य प्रदेश का माल नहीं लेंगे, तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है आपस में स्टेट में। तो इस डिस्प्यूट को भी कौन एडजुडिकेट करेगा? इस डिस्प्यूट को भी कौन सॉल्व करेगा? हमारी सेंट्रल बॉडी डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। ये भी इसमें
बोला गया है। सो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी सेटअप कर सकती है हमारी सरकार, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसके लिए अथॉरिटी सेटअप करी जाती है टू रिजॉल्व दी डिस्प्यूट्स। लेकिन आज तक फॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, और प्रॉब्लम आई भी तो अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। नो अथॉरिटी हैज बीन सेटअप अप टिल नाउ। क्लियर है? तो ये चार क्या थे, ये चार थे कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के पॉइंट्स। फिर आता है आज का फाइनल टॉपिक, हम करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिकली कुछ ऐसी सर्विसेज है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल की है, पैन इंडिया लेवल की हैं, और इसको सिलेक्ट कौन करता है, इसको करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अब डुअल पॉलिटी जब हमारे यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, मतलब सेंटर भी फॉलो करती है और स्टेट भी फॉलो करती है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, तो सर्विसेज भी क्या होती हैं जनरली फेडरल स्ट्रक्चर में, डुअल सर्विसेज होती है। मतलब सेंटर और स्टेट जब हमारी डुअल पॉलिटी है तो इनको गवर्न करने के लिए सेंटर और स्टेट सर्विसेज भी होती हैं। सेंटर अपनी सर्विसेज इलेक्ट करते हैं और स्टेट अपनी सर्विसेज इलेक्ट करते हैं, वहां पे लोग बैठाते हैं। क्लियर है बात? लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, उसमें स्टेट का कोई लेन देन नहीं होता, तो वो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो बिसाइड सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज, सेंटर और स्टेट की सर्विसेज अपनी अपनी तो है ही, एग्जीक्यूटिव पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी अपनी बॉडीज तो इनकी चली रही है सेंटर स्टेट की, लेकिन इसके अलावा भी वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें 3 पोस्ट आती हैं, IAS, IPS एंड IFS। क्या है ये? IFS, IAS, IPS एंड IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। तो ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये तीनों हमारी आती यूपीएससी से, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी से ही होती हैं ये, IFS, IPS और IAS। और भी सर्विसेज होती हैं, लेकिन इन 3 को हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। सबसे पहले हमारी 2 सर्विसेज थी 1947 में, ये बेसिकली अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। तो IAS पहले कहलाती थी सिविल सर्वेंट्स, क्या कहलाते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट्स कहलाते थे, और अब फिर 1947 के बाद इसको क्या कहने लग गए हम, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सिमिलरली इंडियन पुलिस सर्विसेज जो है वो पहले इंडियन पुलिस कहलाती थी 1947 तक, फिर इंडियन पुलिस सर्विस कहलाने लगी 1947 के बाद। तो पहले ये 2 ऑल इंडिया सर्विसेज थी, फिर 1966 आई गेस, 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी ऑल इंडिया सर्विसेज में डाल दिया गया। ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई भी अगर सर्विसेज डालनी है तो वो कौन डाल सकता है, वो राज्यसभा के रेजोल्यूशन के थ्रू भी पास हो सकता है। अभी अपन आगे और देख लेंगे। अभी क्या है, सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS। members of these services occupy top positions under center and state jointly controlled by the center and state। अब जो इस सर्विसेज में लगता है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव की टॉप बॉडीज में होता है, टॉप पोजीशंस होल्ड करता है ब्यूरोक्रेसी की। सो टॉप पोजीशंस होल्ड करता है सेंटर और स्टेट में, और इसको अपॉइंट और इनकी जो कंट्रोल होते हैं वो भी सेंटर और स्टेट के पास मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर कंट्रोल करता है या सिर्फ स्टेट कंट्रोल करता है, मोस्ट जो मेन अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो तो रहता है सेंटर के पास, और इमीडिएट कंट्रोल क्या रहता है, स्टेट के पास। तो कोई भी IPS है उसको क्या करता है, स्टेट में कहीं पे भी इसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में उसको दे सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन अपॉइंटमेंट, जो उसका एग्जाम प्रोसीजर है वो सब सेंटर के पास है। साथ ही साथ इसका इम्पीचमेंट या इनका जो रिमूवल होगा तो वो भी किसके पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा। और ये अकाउंटेबल इमीडिएटली तो किसको होते हैं, स्टेट को। इमीडिएट कंट्रोल किसका होता है, स्टेट का। क्या काम करना है, किस तरीके से रोल होंगे, किस तरीके से क्या क्या इनको ड्यूटीज दी गई, तो वो स्टेट देगी अकाउंट, और वो रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को होंगे। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल इसका किसके ऊपर होगा, सेंटर के पास होगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, अपॉइंट इसको सेंटर के थ्रू किया जा रहा है, और ये सेंटर का स्टेप है जिससे वो अपने पांव हर स्टेट में गाड़ सकती है। बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, या सेंटर को हम लिख देते हैं कैपिटल वर्ड में, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। हम क्या है, क्वासी फेडरल यूनिटरी ड्रिल, तो सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब हमें सब स्टेट पे ध्यान रखना है, तो ये छोटी छोटी अलग अलग प्यारी प्यारी स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट में हम क्या कर देते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो बंदे हैं इनको यहाँ 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 हम क्या कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, किसके थ्रू आई, सेंटर के थ्रू आई ऑल इंडिया सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुई, हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हर स्टेट में इनको मिल गए। तो सेंटर अपने पांव हर स्टेट में किस तरीके से गाड़ता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू गाड़ता है, जिससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो जाए, बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलने लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और रिपोर्ट भी इनको मिल जाए
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑल इंडिया सर्विस की अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, सेंटर के पास है, और इमीडिएट कंट्रोल किसके पास है, स्टेट के पास। क्लियर है बात, समझ में आती है? तो ये क्या है, एक मीडियम है सेंटर को स्टेट पे कंट्रोल बनाने का। आर्टिकल 312 ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई भी जो नई ऑल इंडिया सर्विस अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी है तो वो सिर्फ किसके पास पावर है, राज्यसभा में पावर है, कि राज्यसभा में अगर ऐसा होता है, पास होता है रेजोल्यूशन, तो ही ऑल इंडिया सर्विसेज में नई सर्विसेज ऐड की जा सकती हैं। अदरवाइज एज ऑफ नाउ हमारे पास कितनी है, 3। 1947 में कितनी थी, 2। क्लियर है? Irrespective of their division among different states, they form a single service with common rights and status and uniform pay scale। अब ये देश के किसी भी स्टेट में हो उससे मतलब नहीं है, इनकी यूनिफॉर्म पे स्केल्स रहती है, सेम केडर रहता है, सब कुछ सेम रहता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, सेंटर का सेंटर का इंटरफेरेंस रहता है स्टेट में इनके थ्रू, और ये सब इक्वल रहते हैं, इनमें सब कुछ सेम यूनिफॉर्म रहता है सारा इनका प्रोसेस। सो दे फॉर्म अ सिंगल सर्विस विद कॉमन राइट्स हैं, कॉमन स्टेटस है, यूनिफॉर्म पे स्केल्स है, इन सबकी बराबर पैसा उठाते हैं ये हमारी सरकार से। ओके, वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, बहुत ही सिंपल सी बात है, वायोलेट कर ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट, तो सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी सर्विसेज होंगी, क्योंकि गवर्नेंस दो जगह हो रही है तो एग्जीक्यूशन भी तो दो जगह होगा। सेंटर अपनी पॉलिसीज बनाएगी और सेंटर से इंप्लीमेंट कराएगी, स्टेट अपनी पॉलिसीज बनाएगी और अपनी स्टेट से करेगी, तो ये तो डुअल पॉलिटी का सिस्टम है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, बेसिकली इसके बाहर है। ऑल इंडिया सर्विसेज ये अपॉइंट तो सेंटर कर रहा है, लेकिन इनका इमीडिएट कंट्रोल किसके पास है, स्टेट के पास है। अपॉइंट कौन कर रहा है, मेन कंट्रोल किसके पास है, अल्टीमेट कंट्रोल हमारी सेंटर के पास, और इसको कर कौन रहा है, इसका इमीडिएट कंट्रोल किसके पास है, हमारी स्टेट के पास। तो ये डुअल सर्विस नहीं डील कर रहा है, बेसिकली डुअल अलग अलग सर्विसेज नहीं है कि सेंटर ने अपनी अलग बना रखी है, स्टेट ने अलग बना रखी है। डुअल पॉलिटी के लिए एक ही सर्विसेज को हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं और दोनों का फायदा पहुंचा रहे हैं, दोनों का कंट्रोल इससे बढ़ रहा है। तो ये डुअल पॉलिटी को वायोलेट करता है या फेडरलिज्म को वायोलेट करता है, प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात है। सो क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंटर एज वेल एज द स्टेट। क्या कारण है इसको ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने का, क्योंकि इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स हाई हो जाएंगे, हायर लेवल अथॉरिटी है ये, और दी बेस्ट एग्जाम्स इन दी कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल है, जो लोगों का लेवल होगा, दैट वुड बी अ वे अबव। तो हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंटर एज वेल एज दी स्टेट्स की बात होती है, तो हम ऑल इंडिया सर्विस का ये फायदा। दूसरा, इट हेल्प्स टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट दी कंट्री। अब क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल लेवल से गवर्नड अल्टीमेट कंट्रोल है, तो सेंटर ने ही सब जगह स्प्रिंकल कर रखा है, तो यूनिफॉर्म पॉलिसीज हैं, प्लस मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म स्केल है, यूनिफॉर्म केडर है, सब कुछ सेम है, तो एक ही तरीके का पैटर्न पूरे देश में फॉलो होगा, एक ही तरीके से हमारा सारा कंट्रोल होगा। ये हमारे को यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द कंट्री। इट फैसिलिटेट्स लाइजेंस कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन ऑफ द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरफेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। मैंने आपको बताया सेंटर अपने पाँव कैसे काटता है स्टेट में, ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, जो लिंक है, वो क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। स्टेट के डिस्प्यूट सेंटर को, सेंटर के रेजोल्यूशन स्टेट को किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, पास कैसे होते हैं, मीडियम के साथ कौन है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनके थ्रू काम होता है। क्लियर है? इसके संदर्भ में अंबेडकर साहब ने क्या बोला, डुअल पॉलिटी इज इनहेरेंट इन अ फेडरल सिस्टम फॉलोड बाय अ डुअल सर्विस। ये अपन बात कर चुके कि हमेशा डुअल पॉलिटी जो फेडरलिज्म में होती है उसके साथ एक डुअल सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या है, एक्सेप्शन है। सो इंडियन फेडरेशन डू हैव अ डुअल पॉलिटी विद डुअल सर्विसेज। हमारे पास भी डुअल पॉलिटी है और डुअल सर्विस भी है हमारे पास। स्टेट अपनी अथॉरिटीज निकालता है, स्टेट अपनी वैकेंसीज निकालता है, अपनी पोजीशंस निकालता है, जॉब्स निकालता है स्टेट सर्विसेज के लिए। सिमिलरली हमारा यूनियन भी है, जो सेंटर है, वो अपनी सर्विसेज भी निकालता है, दोनों अलग अलग निकालते हैं। लेकिन इसके अलावा 3 सर्विसेज और है, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है और डेलीगेटेड इनटू दी स्टेट्स है। क्लियर बात? विद वन एक्सेप्शन, दीज आर स्ट्रेटेजिक पोस्ट। इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट। स्ट्रेटेजिक पोस्ट है ये, गवर्नेंस की स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इसका कंट्रोल किसके पास रहता है, मेन सेंटर के पास रहता है। सो स्ट्रेटेजिक पोस्ट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम ऑल इंडिया सर्विसेज
बनाते हैं, मतलब निकालते हैं। सो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, मेन पर्पस क्या है, सेंटर का यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर दी स्टेट्स। इसको कौन करेगा, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इन लोगों के थ्रू। क्लियर है बात। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। आई सपोज आपको एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में समझ में आई होगी कहानी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी भी 2-4 पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने, तो बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू परचम क्लासेस। थैंक यू।